जब हम बाजार कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े के बारे में कलर कॉन्शियसनेस होते हैं, फैशन को देखते हैं, उसके ट्रेंड के बारे में पता करते हैं, ब्रांड के बारे में पता करते हैं और न जाने कौन कौन सी चीज़ों का पता करके हम कपड़े खरीदने का फैसला लेते हैं। हम जब अपने फ्रेंड्स को लैंड करते हैं किसी बिजनेस के लिए तो पता करते हैं कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, कितना रिटर्न हो पाएगा, कितना रिटर्न देगा, क्या ये लोन सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, और न जाने क्या क्या चीज़ें। इसी प्रकार जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम इतनी इंक्वायरी, इतनी रिसर्च नहीं करते, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का पता करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। फ्रेंड्स, एस्ट्रॉन टैक्स फिन में आपका स्वागत है। हमने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज बनाई हुई है। इस म्यूचुअल फंड की सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 22वां एपिसोड है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले हमें यह पता करना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। इन्वेस्टमेंट गोल हो सकता है आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो सकता है आप मकान बनवाने के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ और भी कारण हो सकता है। इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड का पता चल जाता है, और इसके बाद हम बात करते हैं, हमें दो चीज़ों का मालूम हो गया, किस बात के लिए, किस किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे मालूम ये होता है कि कितने सालों में इन्वेस्टमेंट में हम रहेंगे, कितने साल इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड की। सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल मतलब आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या यू कैन से रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है आपका। ये कई सारी बातों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपकी उम्र पे, ये डिपेंड करता है आपके फैमिली प्रोफाइल पे, ये डिपेंड करता है आपकी लायबिलिटी कितनी है, और बहुत सारी बातें। इसका जिक्र हम कभी और करेंगे। इसके बाद ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना होगा, इसके हिसाब से सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, चूंकि हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड हो गया है, इसलिए हमें ये मालूम होता है कि ये इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या होगा। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, डेट में करेंगे, या हाइब्रिड में करेंगे। कुछ फंडामेंटल्स है इन्वेस्टमेंट के, इसको जान लें तो ये सुविधा हो जाएगी आपको आपके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के हिसाब से आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, डेट में करना चाहिए, या हाइब्रिड में करना चाहिए। पहला फंडामेंटल्स है कि वो सिक्योरिटी जो अधिक वोलेटाइल है, उस सिक्योरिटी में हमेशा आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करें। जैसे इक्विटी मोर वोलेटाइल इन कंपैरिजन टू डेट, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, और लेस वोलेटाइल स्टॉक सिक्योरिटी जैसे डेट में हमेशा शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों से ये मालूम होता है कि यदि लंबे समय के लिए हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें इक्विटी में जाना चाहिए, और छोटे समय के लिए जाना हो तो हमें डेट में जाना चाहिए। एक और ये हम जानते हैं कि यदि रिस्क हम अधिक लेंगे तो हमें रिटर्न भी अधिक मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। सो मोर वोलेटाइल सिक्योरिटी में अधिक रिस्क, निश्चित रूप से रिटर्न अधिक होंगे। डेट में कम वोलेटाइल, निश्चित रूप से इन कंपैरिजन टू इक्विटी उसमें रिटर्न कम होंगे। एक और फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बोलता है कि आपको कितना परसेंट इक्विटी में, कितना परसेंट डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल दो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इंडिकेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फाइनल कोई हाइपोथेसिस है, इट इज जस्ट एन इंडिकेटिव कंसेप्ट। जितनी आपकी उम्र है उस उम्र को 100 में से माइनस कर दें, और जितना बचता है उतना टोटल इन्वेस्टमेंट का उतना परसेंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपकी उम्र 55 साल है, 100 माइनस 55 इट इज 45, मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट का 45%। यदि आप 10 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 4,50,000 इक्विटी में इन्वेस्ट करें और 5,50,000 डेट में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ऑल इंडिकेटिव, इट इज नॉट द फाइनल टर्म कि आपने यदि 4, 4.5 के बदले 5 लाख कर दिया या 2 लाख कर दिया तो कुछ गलत हो गया है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है फिर आपके रिस्क प्रोफाइल पे, आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपकी और लायबिलिटीज क्या है। अब बात करते हैं, हमने बातें कर ली कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी में करना है, डेट में करना है। इक्विटी में करना है तो लंबे समय के लिए, डेट में करना है तो छोटे समय के लिए। अब देखना यह है कि अभी तक हमने
एसेट क्लास डिसाइड कर लिया और उस एसेट क्लास में रिस्क प्रोफाइल या रिटर्न के अनुसार सब एसेट क्लास को डिसाइड करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने इक्विटी फंड को सेलेक्ट किया, हमारा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 साल या 12 साल 15 साल है, बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और हमने इक्विटी सेलेक्ट किया, इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। और हमें फिर से ये देखना है कि इक्विटी क्लास में भी जो उसका एवरेज रिस्क है क्या उससे मैं अधिक रिस्क ले सकता हूँ। और हमने सोचा कि मैं इक्विटी क्लास का जो एवरेज रिस्क है उससे अधिक रिस्क ले सकता हूँ और इक्विटी क्लास में हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यह देखना होगा, इस बात की चर्चा मैंने पहले भी की है कि इक्विटी क्लास में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होते हैं। स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिस्क तो सबसे अधिक रिटर्न भी होता है। अब हमें यह देखना है कि सेलेक्टेड स्मॉल कैप, ध्यान से सुने फ्रेंड्स, अब हमें यह देखना है कि सेलेक्टेड स्मॉल कैप के एवरेज रिटर्न से अधिक रिटर्न देता है या कम। जो हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है उसका रिटर्न जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से अधिक है या कम। यदि और इस बात का मेजरमेंट बीटा से होता है और यदि बीटा 1 से अधिक है तो आपका सिलेक्टेड फंड स्मॉल कैप फंड के एवरेज से अधिक वोलेटाइल है। और यदि बीटा 1 से कम है, इसका मतलब स्मॉल कैप में एग्जांपल के तौर पे लिया है, जो कैटेगरी में सेलेक्ट किया है आप उसके से कंपेयर कर लें। स्मॉल कैप के एवरेज वोलेटिलिटी से ये अधिक वोलेटाइल मीन्स यदि स्टॉक मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है और एवरेज स्मॉल कैप 1.5% एवरेज ये ऊपर जाता है, इसका मतलब, और यदि आपके सेलेक्टेड फंड का बीटा 1.5 है, इसका मतलब स्मॉल कैप 1.5% बढ़ा और उसका 1.5% अधिक आपका सेलेक्टेड फंड बढ़ेगा। इसी हिसाब से ये नीचे की भी बातें हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक है सॉर्टिनो रेशियो। इसमें कभी कभी क्या होता है कि कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड भी गिरावट के दौर में काफ़ी अधिक गिर जाते हैं और उस गिरावट के दौर में फंड मैनेजर उस स्कीम को किस तरह मैनेज करती है, इसका पता चलता है सॉर्टिनो रेशियो से। इसका मतलब यदि सॉर्टिनो रेशियो अधिक है, इसका मतलब गिरते दौर में वो कैटेगरी यदि अधिक गिर रही थी तो उसका फंड मैनेजर इस फंड को बेहतर ढंग से मैनेज करने के काबिल है, इसलिए सॉर्टिनो रेशियो इज बेटर। अभी तक बातें की थी हमने सारे रिस्क के बारे में, अब बात करेंगे हम रिटर्न के बारे में। वो मेजर करने का एक तरीका है अल्फा। अल्फा का मतलब यदि जिस कैटेगरी में आपका फंड सेलेक्ट किया है उस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न से कितना परसेंट अधिक रिटर्न आपका सेलेक्टेड फंड देता है, इसका मेजरमेंट अल्फा से होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप का 2 साल का CAGR 10% है या यू कैन से 20% है और आपने जो फंड सेलेक्ट किया है उसका अल्फा 2% है, इसका मतलब कि आपके सिलेक्टेड फंड का रिटर्न 20 + 2 22% होगा। अल्फा यदि मोर देन 1 है, इसका मतलब 1% से अधिक रिटर्न देगा। वो यदि 20 दे रहा है तो आपको 21 दे रहा है। अल्फा यदि 2 है, 3 है, 4 है, उसके हिसाब से जो उस सिलेक्टेड फंड का एवरेज रिटर्न है उस रिटर्न में से इतना वो अधिक देगा एंड इट वुड बी मेजर्ड बाय अल्फा। उसके बाद बात करते हैं हम रोलिंग रिटर्न की। फ्रेंड्स, हम चूंकि रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, रोलिंग रिटर्न का नाम हो सकता है आप लोगों ने पहले सुना हो या कम सुना हो या नहीं सुना हो। फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का रिटर्न देखते हैं फ्रेंड्स। और ये रिटर्न जो होता है ये CAGR होता है, मीन्स कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। फ्रेंड्स, ये रिटर्न CAGR रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट बताता है। CAGR रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट बताता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम उदाहरण के लिए लें कि यदि कल स्टॉक मार्केट
वाज 55,000 और आज स्टॉक मार्केट 60,000 हो गया। एक इन्वेस्टर ने कल इन्वेस्ट किया, एक इन्वेस्टर ने आज इन्वेस्ट किया और आज के बाद स्टॉक मार्केट 10% के हिसाब से एक साल में ये 66,000 हो गए। अब फ्रेंड्स, जिस इन्वेस्टर ने 55,000 रुपये किया था उसको रिटर्न एक साल के बाद 20% मिलेगा और जिसने 60,000 रुपये किया था जबकि दो एक ही दिन का फर्क था उसको रिटर्न 10% मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का CAGR कौन सा बेहतर है, या क्या इस बेसिस पर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ये चूंकि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है इसलिए CAGR के बेसिस पे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना बहुत प्रूडेंट डिसीजन नहीं है। इसके लिए हमें रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए और रोलिंग रिटर्न एवरेज 3 इयर्स, रोलिंग ओवर 10 इयर्स का देखें, उसके हिसाब से निर्णय लें कि हमको ये फंड सेलेक्ट करना है या सेलेक्ट नहीं करना है। अगला AMC मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ये देखना होगा कि क्या कोई यूनिकनेस है और यदि है तो वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्टाइल में हो या उनके पास बेस्ट टीम और बेस्ट फंड मैनेजर हो। यदि इनके पास बेस्ट फंड मैनेजर है, ये फ्रेंड्स ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। यदि यूनिकनेस इन्वेस्टमेंट स्टाइल में है तो क्या वो आपको सूट करता है? इफ़ यस यू सेलेक्ट इट, इफ़ नॉट लिव इट। क्या उसके पास बेस्ट टीम और बेस्ट फंड मैनेजर है? इफ़ यस, आप देखें फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, इस स्कीम को, जिस स्कीम को आपने सेलेक्ट किया है उस स्कीम को मैनेज करने कितने दिन से मैनेज कर रहा है वो, और इस स्कीम में कितनी बार फंड मैनेजर को चेंज किया गया है। ये जब देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, या हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। एक्सपेंसेस रेशियो, जैसा कि ये देख के पता चलता है कि एक्सपेंसेस रेशियो कम हो बेहतर है, लेकिन यही सोल क्राइटेरिया नहीं है कि यदि एक्सपेंसेस रेशियो कम है इसका मतलब वो अच्छा फंड है, जो अधिक है वो खराब फंड है। जैसे ये डिपेंड करता है कि कितने कौन सा फंड कितना एक्टिव है। जैसे आप यदि एक्टिव फंड को पैसिव फंड से कंपेयर करेंगे तो एक्टिव फंड का एक्सपेंसेस रेशियो हमेशा अधिक होगा पैसिव फंड से। सो ये सोल क्राइटेरिया नहीं है, ये जस्ट इंडिकेटिव है, इंडिकेटर है कि आप इसको भी देखें व्हाइल यू सेलेक्ट द इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगला है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। फंड मैनेजर के पास निवेशकों के पैसे से खरीदी गई सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन एसेट अंडर मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब जो निवेशक पैसे देते हैं फंड मैनेजर को, वो फंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है और किसी पर्टिकुलर डे उस टोटल सिक्योरिटीज का वैल्यू जो होता है उसे एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ ये कहते हैं कि छोटा AUM को हमें अवॉइड करना चाहिए, बड़ा AUM को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं छोटा AUM हमेशा खराब ही होता है और बड़ा AUM हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन यदि AUM छोटा है इससे ये एहसास होता है कि इस फंड में निवेशकों का बड़े AUM के कंपैरिजन में भरोसा कम है। दूसरी दिक्कतें क्या होती हैं? दूसरा, छोटे AUM होने का मतलब है कि उनकी कैश रिटेंशन, उस स्कीम की कैश रिटेंशन लिमिट कम होगी, और यदि कोई बड़ा निवेशक अपना यूनिट्स रिडीम करता है तो फंड मैनेजर को आनंद फानंद में सिक्योरिटीज को बाजार में बेचकर रिडेम्पशन के पैसे उस इन्वेस्टर को वापस रिडीम करने पड़ेंगे। इससे उस फंड का NAV कम होने की काफ़ी संभावनाएं हो जाती हैं। और पोर्टफोलियो टर्न, अगला है पोर्टफोलियो टर्नओवर। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसका मतलब यह है कि एक नियत समय में फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को कितनी बार चेंज किया है। यदि ये टर्नओवर अधिक है, इसका मतलब है कि फंड मैनेजर किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में श्योर नहीं है और वो बार बार अपना स्टैंड बदलता है। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स इट इज इंडिकेटिव। इसका मतलब ये कि जब आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें
कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसको ही बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अपना चैनल एस्ट्रॉन टैक्सफिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैंने म्यूचुअल फंड पे कई वीडियो बना रखी हैं, सबों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।